अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे जो कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में एक इजलास हुआ जिसमें तमाम सेनेटर्स और हुकूमती एमएनएज़ ने शिरकत की। इसके अलावा आज के इजलास में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल हुए और आज का जो इजलास था वो ख़ास तौर पर उसको ये कहा गया या उसको नाम दिया गया आइन की गोल्डन जुबली, यानी कि 1973 से लेकर आज तक जो 50 साल पूरे हुए आइन के ऊपर उसका दिन मनाया गया। आज 50 साला आप ये कह सकते हैं कि दिन मनाया गया और आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने तकरीर की। इसके अलावा जो आज के इजलास में शामिल शख्सियात थीं ख़ास तौर पर उसमें आसिफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी आज के इजलास से खिताब किया और आइन के हवाले से उन्होंने बात की और जमहूरियत के हवाले से बात की। आज के इजलास की बात की जाए तो आज इजलास गो के आइन के हवाले से था, जमहूरियत के हवाले से था या गोल्डन जुबली के हवाले से था आइन, लेकिन उसमें जो ख़ास तौर पे फोकस रहा या आज के इजलास में ये देखा गया कि जो तमाम तर हुकूमती ओहदेदार हैं बशमूल वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और इसके अलावा आसिफ़ ज़रदारी, तमाम का फोकस जो है वो इमरान ख़ान के ऊपर रहा। यानी कि आज गो के आइन का दिन मनाया जा रहा था, आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, लेकिन जो फोकस रहा तनकीद का वो आइन की बजाय इमरान ख़ान रहे। यानी कि आज के इजलास में अगर तमाम तर आप जितने भी आपका मतलब वज़ीर आज़म की तकरीर की बात कर लें, इसके अलावा बिलावल भुट्टो की तकरीर की बात करें या आसिफ़ ज़रदारी की तकरीर की बात करें, तो तमाम तर ने जो तनकीद का निशाना या अपना फोकस रखा आज के तमाम तर ख़िताबात में वो इमरान ख़ान ही थे। इसके अलावा आज आसिफ़ अली ज़रदारी ने बात करते हुए ये भी कहा, जो कि अपनी वो पिछली पहली तकरीरों में भी करते आए हैं ये बात, कि जो पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की पाकिस्तान को एक तरह की सूरत हाल का सामना है, उसके ऊपर वो पहले भी अपनी तकरीरों में ये बात कर चुके हैं और आज भी उन्होंने की कि डिफ़ॉल्ट का मत सोचें, डिफ़ॉल्ट कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने आज की तकरीर में कुछ मिसालें भी दी कि यूरोप के कुछ बड़े मुल्क, इवन के अमेरिका की भी उन्होंने मिसाल दी कि अमेरिका भी जो है वो डिफ़ॉल्ट होने वाला था या डिफ़ॉल्ट हुआ, उसके बाद वो दोबारा से मुल्क अपने पाँव पर खड़े हुए। लेकिन जहाँ पर करने की बात ये है कि डिफ़ॉल्ट हुआ कैसे मुल्क, अगर हम ये भूल जाएं कि डिफ़ॉल्ट हुआ कैसे मुल्क या डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ, तो शायद हम इस चीज़ को जो है वो मेरे ख़्याल में आगे लेकर नहीं चल सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये नहीं पता कि आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे हुआ है, तो आगे आप अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से कैसे बचाएंगे, या इस डिफ़ॉल्ट करवाने को मुल्क को या मुल्क को इस नहज तक पहुँचाने के लिए किन किन ने अपना किरदार अदा किया, या कौन कौन से अवामिल थे, या किन लोगों की जो गलतियाँ थीं या किन लोगों की नाकामियाँ थीं, नाअहलियाँ थीं, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो आज डिफ़ॉल्ट पर पहुँचा है, उस पर भी बात ज़रूरी है। लेकिन आसिफ़ अली ज़रदारी या अपोजिशन या मौजूदा हुकूमत जो भी बात करते हैं वो डिफ़ॉल्ट को बड़ी ही एक लाइट सी चीज़, या अब ख़ास तौर पर क्योंकि मुल्क जो है वो आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है या डिफ़ॉल्ट की नहज पर पहुँच चुका है, तो इस तरह से पेश किया जा रहा है या उसकी मंजरकशी इस तरह से की जा रही है कि डिफ़ॉल्ट तो एक मामूली सी चीज़ है। बड़े बड़े मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए, उसके बाद जो है वो क्रैश कर गए, उसके बाद वो दोबारा अपने पाँव पर खड़े हुए। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा कि डिफ़ॉल्ट अगर हुआ है मुल्क, तो पहले उसकी वजूहात जाननी चाहिए। अगर इस मुल्क में करप्शन थी तो करप्शन की वजह से अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है, या उसमें करप्शन भी एक जो है वो अंसर उसमें शामिल है डिफ़ॉल्ट होने में मुल्क में, या किन लोगों की नाअहलियाँ थीं, तो उस पर भी बात ज़रूर होनी चाहिए। अगर तो आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो मेरे ख़्याल में अगर आप नाकामियों से नहीं सीखते या अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो फिर आप कभी भी इस डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसके अलावा अगर आज मज़ीद तकारीर की बात करें तो आज बिलावल भुट्टो ने एक दफ़ा फिर गो के आइन का दिन मनाया जा रहा था, आइन पर बात होनी चाहिए थी, जमहूरियत पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज उन्होंने फिर अपनी तकरीर में इमरान ख़ान को ही तनकीद का निशाना बनाया। मतलब अगर इमरान ख़ान के ऊपर ही बात करनी है तो आज आइन का दिन मनाने की क्या ज़रूरत थी, या आज आइन के दिन पे ही
ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। बेहतर तो यही होता कि आइन के ऊपर बात होती, जमहूरियत के ऊपर बात होती, अवाम के मसाइल के ऊपर बात होती, अवाम के हकूक़ के ऊपर बात होती। लेकिन आज जितनी भी आप तकारीर देख लें उसमें ना तो अवाम के हकूक़ की बात की गई, ना अवामी मसाइल की बात की गई, ना मुल्की मसाइल की बात की गई। सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद का निशाना रहे इमरान खान। मतलब आज बिलावल भुट्टो की जो तकरीर की एक ख़ास बात थी, और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज भी हैं, वो भी उस वक्त जो है वो हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए थे आज पार्लियामेंट में अपने ख़िताब के लिए। तो जब बिलावल भुट्टो ने तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने तकरीर के आगाज़ पे ही इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी में ये बात की कि जो सिलेक्टेड एक वज़ीर आज़म था, उसके अलावा सिलेक्टेड आर्मी चीफ़ और जो मौजूदा सिलेक्टेड चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी वजह से जो है वो मुल्क को इस तमाम तर बहरान का सामना करना पड़ा, मुल्क को तमाम तर मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा, और मुल्क को जो तमाम तर आइनी बहरान है उसका सामना करना पड़ा। मतलब कि आज की जो तकारीर के तमाम तर लुब्बे लबाब था वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही थे। और इस वक्त जो तमाम मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनका जो फोकस नज़र आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत है। इसके अलावा ना तो उनका कोई मोटिव नज़र आ रहा है और ना ही उनका कोई मंशूर नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, आज क्योंकि आइन के ऊपर ये इजलास बुलाया गया था, लेकिन इस इजलास में ख़ास तौर पर 2 करारदादें मंजूर की गई। एक तो ये करारदाद मंजूर की गई जो कि मुश्तरका इजलास में थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बिल था, या सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से, इसके अलावा लार्जर बेंच तश्कील देने के हवाले से जो कि बिल जो है वो मुस्तरद कर चुके थे सदर आरिफ अलवी, उसको दोबारा से जो है वो आज के पार्लियामेंट के इजलास में मंजूर करवाया गया। इसके अलावा जो आज का इजलास था वो बुलाया तो गया था आइन के हवाले से, लेकिन आज के इजलास में एक और भी बिल एक और भी करारदाद पेश की गई, जिसमें कि ये सामने चीज़ें रखी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि आपने या वजारत ख़जाना ने 21 अरब रुपए का फ़ंड जारी करना है इलेक्शन कमीशन को, कि वो उनको दिया जाना था। उसके हवाले से जो है वो आज करारदाद जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखी गई। आज 10 अप्रैल का दिन था, यानी कि आज आखिरी दिन था जो सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना को या सेक्रेटरी ख़जाना को दिया था कि उन्होंने आज के दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो रकम देनी है या फ़ंड देना है, वो नहीं दिया गया। बल्कि आज ख़बरों में ये भी बात सामने आई कि जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका चले गए हैं, और अब मुमकिना तौर पर कल जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम तर जो है वो वजूहात या उस हवाले से अब तक जो भी इलेक्शन के हवाले से इक़दामात हुए हैं या इलेक्शन कमीशन को जिन मुश्किलात का सामना है, वो कल जो है वो एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेगा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, और फिर इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। बल्कि जो बजट जो देना था इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर भी जो है वो आज एक करारदाद मंजूर की गई, और उसको जो है वो कल फिर देखा जाएगा काबीना के इजलास में। और इसके अलावा जो कायमा कमेटी है वो देखेगी सूरत हाल को। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर इस पर तमाम सूरत हाल पर देखा जाए तो आज के इजलास की तमाम कार्रवाई देखी जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि इजलास में आज आइन पर बात कम हुई और इमरान खान के ऊपर तनकीद ज़्यादा की गई। इसके अलावा आज के इजलास में आसिफ अली जरदारी ने एक दफ़ा फिर ये बात सामने रखी कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि वो इमरान खान से जाकर बात करें और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करें, उन तमाम मसाइल को हल करें। लेकिन इसके अलावा पार्लियामेंट के इजलास में आज जैसे कि मैंने पहले बताया कि इमरान खान ही तनकीद का निशाना रहे। वज़ीर आज़म ने भी उनको अपनी तकरीर में तनकीद का निशाना बनाया, बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में उन्हीं का नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन्हीं के नाम से अपनी तकरीर का आगाज़ किया। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने भी उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाया। मतलब ये जितने भी जो बड़े लीडरान थे तमाम तर ने इमरान खान को ही तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन अब देखा जाए तो इमरान खान चाहते क्या हैं? इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन करवाना, लेकिन ये जो हुकूमती ओहदेदार हैं अगर देखा जाए तो ये सिर्फ इमरान खान की बज़ाहिर यही नज़र आता है कि सिर्फ इमरान खान की मुखालफत करना जो है वो इनका एजेंडा है। यानी कि इमरान खान जो भी डिमांड करेगा ये उसके ख़िलाफ़ होंगे, चाहे
उसके लिए इनको आइन के खिलाफ ही जाना पड़े या आइन के मुतवाजी चलना पड़े। दूसरी जानिब ये भी सामने बातें आ रही हैं कि हुकूमत क्योंकि इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, तो इस वक्त जो तमाम तर कोशिशें हैं वो इमरान खान की मुखालफत में चल रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पहले बात करें तो आज अपनी तकरीर में आसिफ अली जरदारी ने भी ये बात रखी कि हमने इमरान खान को नहीं कहा था कि वो इस्तीफ़े दें या असम्बलियों से बाहर जाएं और इलेक्शन करवाएं। उनका ये भी कहना था कि जो इलेक्शन है वो एक ही तारीख पे होने चाहिए और तमाम तर जो हुकूमती ओहदेदार हैं वो इस वक्त इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो एक ही डेट पर होने चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ, जो तहरीक अदम एतमाद सामने आई थी जिसमें जो है वो इमरान खान को हुकूमत छोड़ना पड़ी थी जिस तहरीक अदम एतमाद के वजह से, तो उसके बाद जब इमरान खान केपी के असम्बलियों में भी थे और पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, तो तब अगर वो इलेक्शन की डिमांड करते थे तो हुकूमती ओहदेदार जितने भी थे वो यही कहते थे कि अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप केपी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें और पंजाब असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें, उसके बाद आप इलेक्शन करवा लें। लेकिन अब अगर इमरान खान ये इस्तीफ़ों के बाद या असम्बलियाँ तोड़ने के बाद ये डिमांड रख रहे हैं तो एक दफ़ा फिर उनकी मुखालफत की जा रही है, बल्कि उनकी क्या मुखालफत की जा रही है, ये आइन की मुखालफत की जा रही है। और एक तरफ ये भी बातें सामने रखी जा रही हैं या हुकूमत की तरफ से ये नैरेटिव सामने आ रहा है कि इमरान खान को जो है वो अदालतें सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो इमरान खान को अगर अदालत ने सपोर्ट करना होता या इमरान खान अगर अदालतों का लाडला होता तो जो तहरीक अदम एतमाद में स्पीकर की रूलिंग थी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट क्यों फ़ैसला देती। और ये कोई पुरानी बात तो है नहीं, ये 1 साल कबल पहले की बात है जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया था। और अगर इमरान खान लाडले होते अदालतों के या सिस्टम के, तो इमरान खान के जो ख़िलाफ़ था सुप्रीम कोर्ट उस वक़्त जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी उस पर जो है वो सो मोटो एक्शन क्यों लेते और अज़ खुद नोटिस उस वक़्त क्यों लेते, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पहले की बात है। और फिर अगर अब हम यहाँ पे देखें तो इस वक्त मुल्क की तमाम तर सियासी जमातें जो हैं, बड़ी सियासी जमातें, वो अक्सरियत उनकी, बल्कि आप ये कह लें कि 99% जो इस वक्त जमातें हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। यानी कि वो हुकूमत में हैं या इमरान खान जो एजेंडा लेके चल रहे हैं या इमरान खान जो मुतालबात कर रहे हैं इलेक्शन के, वो तमाम उसकी मुखालफत कर रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिंध में जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है, यानी कि हुकूमत की है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा सेटअप है वो भी बज़ाहिर इमरान खान के जो है वो ख़िलाफ़ ही नज़र आता है। और हमने पिछले दिनों में जब इमरान खान ने जलसा या धरना करना था उसके मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो तमाम तर इक़दामात हुए, कैसे तहरीक इंसाफ के लोगों को मारा पीटा गया और इवन के इमरान खान के घर में भी पुलिस दाखिल हुई, तो इस तमाम सिनेरियो को देखा जाए तो मौजूदा जो पंजाब का सेटअप है वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नज़र आता है। और केपी के में भी अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन की डेट केपी के से भी नहीं आ रही और गवर्नर केपी के भी अभी तक जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, तो जो गवर्नर का जो इस वक्त नैरेटिव है या गवर्नर इस वक्त जो चीज़ लेकर चल रहे हैं वो हुकूमत के ही हक़ में है। इसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट है मौजूदा, अगर उसकी बात करें तो वो इस वक्त ज़ाहिरी तौर पर दोनों पार्टीज़ के साथ नज़र नहीं आती या उस तरह से खुल के जो है वो ना इमरान खान को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है और ना हुकूमत को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। और जो मौजूदा सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है अदालतों के ऊपर कि इमरान खान को अदालतों की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इमरान खान को अदालतों ने सपोर्ट करना होता तो इमरान खान इस वक्त हुकूमत में बैठे होते, इमरान खान इस वक्त हुकूमत से बाहर नहीं होते। तो ये जो तमाम तर सिनेरियो है, मुझे तो यही लगता है ज़ाहरी तौर पर कि इन्होंने वो बात करनी है जो इमरान खान बात कर रहा है उसके ख़िलाफ़ बात करनी है। और अगर इमरान खान यहाँ पर आज ये कह दे कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे या कुछ वो नया नैरेटिव लेकर सामने आ जाए, तो ये जो मौजूदा सेटअप है ये कहेगा कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। और क्योंकि इन्होंने इमरान खान की मुखालफत करनी है और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही बात करनी है, और तो इनका ना कोई आइनी तौर पर कोई मोटिव नज़र आ रहा है, ना कोई सियासी तौर पर मोटिव नज़र आ रहा है, और ना ही कोई जमहूरी तौर पर इनकी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और कोई जो एक ठोस
वजूहात होती हैं वो अभी तक सामने हुकूमत की तरफ से नहीं आई इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से। आज पार्लियामेंट के इजलास में ख़ास तौर पर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन्होंने तकरीर की और उनको हुकूमत की जानिब से आज इनवाइट किया गया था। और जब उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया और वो आज हुकूमती बेंचेस में बैठे हुए थे और जब उन्होंने आज अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि मुझे जब आज मदऊ किया गया था या दावत दी गई थी आज के इजलास के लिए तो उसमें यही कहा गया था कि आज कोई भी सियासी बात नहीं होगी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होगी, बल्कि आज आइन के ऊपर, खालिस्तन आइन के ऊपर बात होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो क्योंकि उनकी तकरीर से पहले बिलावल भी खिताब कर चुके थे, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी भी खिताब कर चुके थे और वज़ीर आज़म भी खिताब कर चुके थे। तो जो आज जब उन्होंने तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मुझे जब दावत दी गई थी तो यही कहा गया था कि आज सियासी बात नहीं होगी बल्कि आइन के ऊपर बात होगी। लेकिन आज के जो पार्लियामेंट के इजलास था उसमें सियासी बातें की गई और सियासत के हवाले से बल्कि ज़्यादा बातें की गई। और उन्होंने हंसते और मुस्कुराते हुए ये भी जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि जब जिन लोगों में मैं आज बैठा हुआ हूँ कल को इनके केसेस मेरे सामने आए तो मैं इनके अगर ख़िलाफ़ वो केसेस के फ़ैसले दूंगा तो यही लोग मुझे भी तनकीद का निशाना बनाएंगे। तो आज के इजलास की जो तमाम तर लुब्बे लबाब था वो एट दी एंड उसका निचोड़ आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी निकाल दिया कि इजलास तो आइन के ऊपर बुलाया गया लेकिन उसमें फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, फिर एक दफ़ा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ना आइन के ऊपर ज़्यादा बात हुई, ना अवाम के ऊपर बात हुई, ना अवामी मसाइल के ऊपर बात की गई और ना ही जो इस वक्त आइन को दरपेश मसाइल हैं या आइन को लाहिक ख़तरात हैं उसके ऊपर बात की गई। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।